उनका आचरण निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित है। और मानव भी निश्चित आचरण के साथ जीना चाहता है, अनिश्चित आचरण के साथ? मानव भी दूसरों से अपने लिए निश्चित आचरण की अपेक्षा रखता है कि अनिश्चित आचरण? हमारा दुख केवल इतना है कि हमारा आचरण भी निश्चित नहीं है और हमारे साथ दूसरों का आचरण भी निश्चित नहीं है, और वो निश्चित होना चाहता है और धीरे धीरे हो ही रहा है। इन्हीं 5 दिनों में हमने देखा, कितने लोग ये कह सकते हैं कि 5 दिन पहले जब हम आए थे, है ना, उस समय हमारे विचार की तुलना में अभी हमारे विचार ज्यादा व्यवस्थित है। ठीक है। और यदि ये समझ हमारी ठीक से बनेगी तो हमेशा के लिए व्यवस्थित हो जाएंगे, इसमें भी कोई खास बात नहीं। तो हमको इतना तो एक भरोसा हो रहा है, इससे ये समझ में आया कि प्रकृति में सभी इकाइयों में निश्चित आचरण है। प्रकृति में सभी इकाइयों में निश्चित आचरण की निरंतरता है। प्रकृति में सभी इकाइयों में निश्चित आचरण की निरंतरता व्यवस्था के अर्थ में है। इसका नाम नियम है, इसका नाम नियंत्रण है, इसका नाम संतुलन। ये 3 घटनाएं हमको अस्तित्व में दिख रही। लास्ट 2 निश्चित आचरण की निरंतरता व्यवस्था के अर्थ में है। जैसे जितनी भी एंटिटीज नेचर में है, फाइनली वो एक बड़ी व्यवस्था को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। धरती, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, है ना, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, फाइनली हर कोई चीज है और उसका बड़ी व्यवस्था में कोई रोल है। जैसे कार के अंदर सारे पार्ट फाइनली कार के रूप में परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए पूरी बड़ी व्यवस्था, अनंत धरतियां, अनंत गैलेक्सीज सब मिला के अपने आप में एक व्यवस्था का स्वरूप है। और हमारी ही पृथ्वी को देखें तो हर इकाई आचरण की निश्चितता के साथ है, इसका नाम नियम है। निश्चित आचरण हमेशा है। लोहे का आचरण जैसा है वैसा ही रहेगा। लोहे में निश्चित आचरण क्या है? अपने गुणों के साथ होना। उसका टेम्प, उसका मेल्टिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, मेलिएबिलिटी, खिंचाव कितना है, वगैरह वगैरह, उसकी स्ट्रेंथ, वेल्डिंग। तो ये सारी चीजों को बोल रहे हैं कि वो हमेशा फिक्स रहता है और वो हमेशा ऐसा ही बना, उसकी निरंतरता है, इसका नाम नियंत्रण है। कोई व्यक्ति अपने आचरण में निरंतरता के साथ होता है तभी हम कहते हैं कि ये अपने आचरण में नियंत्रित है। कैसे? हम कहते हैं, एग्जांपल देते हैं, भाई 9 बजे आने का समय है, ये आदमी हमेशा 9 बजे आ जाता है, तो एक टाइम के मामले में बहुत नियंत्रित है। तो निरंतरता ही नियंत्रण है और सारी निरंतरता फाइनली व्यवस्था के अर्थ में है। तो संतुलन मींस क्या? डेथ एंड लाइफ साइकिल भी? नहीं, हाँ, डेथ एंड लाइफ साइकिल भी यदि उस ढंग संतुलन को देखोगे तो बेसिकली नंबर गेम की तरफ आ जाता है। यदि पूरी धरती पे देखेंगे तो पीपल भी जिंदा है, चींटी भी जिंदा है, हाथी भी जिंदा है। हर इकाई अपने अस्तित्व के साथ है, किसी ने किसी का अस्तित्व खत्म नहीं किया। शेर के जंगल में के बारे में कहा जाता है कि यदि जंगल में शेर नहीं रहेगा तो जंगल बीमार पड़ जाता है। ऐसे लगता है कि जंगल में शेर नहीं रहेगा तो फिर वो शाकाहारी पशु बढ़ जाएंगे तो सारा जंगल खा जाएंगे, फूड चेन। लेकिन उल्टा है, शेर जितना पशुओं को खाता है उससे कहीं ज्यादा उसका मलमूत्र और गोबर, उसका जो भी पॉटी है, उसमें पूरे जंगल को स्वस्थ रखने का जुगाड़ है। उसका जो वायरस और जो भी कुछ बैक्टीरिया, जो भी कुछ होगा, वो पूरे जंगल को स्वस्थ रखता है। ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि गाय जैसा एक ऐसा पशु जिसकी पॉटी हमारे चूल्हे को साफ करती है, कितना आश्चर्यजनक लगता है।
तो इसको जितनी बार सोचता हूं उतना आश्चर्यजनक लगता है। पूरी सृष्टि में एक भी पशु नहीं है जिसकी पॉटी गंदगी ना करती, मतलब मेरी जानकारी में नहीं। लेकिन एक ऐसा पशु जिसका पॉटी हमारे चूल्हे को शुद्ध करता हो, ये अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। सर हमारे यहाँ इसके पीछे कोई तर्क है या सिर्फ मान्यता है? मान्यता नहीं, तर्क तर्क तो अब तो सब तो समान। गुजरात में जाओगे तो वो मोबाइल के पीछे लगाने के लिए चिप बनाया, गोबर वाला वो रेडियो एक्टिव उसका जो एमिशन है उसको कुछ कंट्रोल करता है। ऐसी तमाम एक्सपेरिमेंट्स अब तो बहुत कम हो जास्ती कम करते हैं। कोई ऐसा जानवर भी है जो अपने बच्चों को खा जाता है? सारे शेर भी खाता है। आगे 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 हैं, पूछोगे? ठीक है, चले, ठीक हो गया। तो नियम क्लियर हो गया। नियम क्या है? निश्चित आचरण ही नियम है। निश्चित आचरण की निरंतरता ही नियंत्रण है। तो अब ये दिखाई देता है कि पूरी सृष्टि की सारी अनंत इकाइयों में एक नियम, नियंत्रण, संतुलन लगातार दिखाई देता है। तो आखिर ये कैसे? भैया एक थोड़ा स्वत्व पर अगर थोड़ा प्रकाश डाल दे संतुलन में, स्वत्व पे। स्वतः स्वत्व स्व मतलब स्वयं में व्यवस्था, तो मतलब व्यवस्था में भागीदारी। क्या करना है? बस थोड़ा प्रकाश डाल देते इसको थोड़ा। प्रकाश डालना, रुक जाओ, उसको पूरा होने देते हैं। ठीक है मानव की दिव्यता को छूते हैं, फिर प्रकाश डालते हैं। जी भैया। बढ़िया हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? ये पूरी सृष्टि में एटम से लेके प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये मौसम, ये पहाड़, ये मरुस्थल, ये अंटार्कटिका, ये अमेज़न, है ना, सब कुछ मिला के इस धरती का वातावरण। मरुस्थल नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है, पहाड़ नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है, इतना जल राशि नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है। कैसे तय हुआ होगा कि हवा में ऑक्सीजन नाइट्रोजन का रेशियो ऐसा रहेगा, उसको आदमी डायरेक्टली ले पाएगा, वही आदमी नाक में खींचेगा? कैसे सेटिंग हुई होगी इतनी? हम रात दिन सेटिंग कर रहे हैं, हमारे घर की सेटिंग हो नहीं रही। हम रात दिन सेटिंग कर रहे हैं, हमारे विचारों की सेटिंग हो नहीं रही। प्रकृति में कहीं कोई, इसलिए उसको पूर्ण का एक जगह भी आप गलती निकाल दो, ये संभावना ही नहीं। आम का पेड़ जैसा है वैसा, नीम का पेड़ जैसा है वैसा। आप बोलो नहीं मेरे को तो ऐसा वाला पसंद नहीं है, ऐसा हमारे ख्याल में नहीं आता। मानव का शरीर जैसा है वैसा, क्यों इसमें 12 उंगलियां नहीं होगी? क्यों 2 ही उंगलियां नहीं है? क्यों हाइट 8 फीट 10 फीट 20 फीट नहीं है? क्यों उम्र 400 साल नहीं है? जिनकी उम्र ज्यादा उनकी आयु कम, जिनकी आयु कम उनकी उम्र ज्यादा, जिनकी बच्चे ज्यादा। जैसे कुत्ता 6 महीने में 6 बच्चे, हाथी 6 महीने में 6 दे देता, 24 महीने या 27 महीने में 1 बच्चा। पत्नी का गर्भ 27 या 24 महीने का होता है, 1 बच्चा। तो ऐसी सारी चीजों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये भी कितना अद्भुत है। पूरी धरती पे मानव की तमाम गलतियों के बावजूद मेल फीमेल रेशियो बराबर रहता है, जबकि जीवन को ये अधिकार है कि वो स्वेच्छा से शरीर तय कर सकता है। उसके बावजूद भी और सारा जीवन भ्रमित है। सामान से सम्मान की तलाश, सुविधा से सुख की तलाश। इसके बावजूद भी पूरी धरती पे देखेंगे तो लगभग मेल फीमेल रेशियो मेंटेन रहता है। बताओ खुश होने के लिए कितनी सारी बातें। ऐसी ही अपन दुखी हैं छोटी मोटी बात कर। ये सब कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? उसी नियम से मोटरसाइकिल बनती है, 25 करोड़ भी उसी नियम से।
क्या लगता है, कभी ऐसा ख्याल आता है कि नहीं आता है? आता है आता है तो क्या सोचते हैं? कि ऐसा है तभी सब कुछ है, वरना होता ही नहीं। नियम है तो कहाँ से नियम आ गया, कौन बनाता है नियम? भगवान का सारा लेकर सो जाता है। ये भगवान के अकाउंट में लगाया था। भगवान तो छोटे अच्छा करेगा तो मानो, गलत होगा तो पकड़ो। इस प्रश्न का उत्तर भी भगवान के खाते में था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि सूरज ही सबको नियंत्रित, कोई इकाई ही सबको नियंत्रित करती हो, ऐसा तो लग नहीं रहा है। तो इसका मतलब कोई और भी चीज है जिसके होने से, जिसके कारण कोई ऐसा काम होता हो, तो उसको ढूंढना शुरू करते हैं। तो चलो इसी हॉल में इकाइयों के अलावा और भी कोई रियलिटी है क्या? इसी हॉल में इकाइयों के अलावा और भी कोई रियलिटी है क्या? तो पहली बार शिविर कर रहे हैं, उनसे बात करें। एयर, एयर, एयर क्या है? वो किसी इनमें से किसी में नहीं आती ना। पार्टिकल। इनमें से क्यों नहीं, पदार्थ अवस्था में आ जाएगा। एयर पार्टिकल है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के टू पार्टिकल है। पार्टिकल मतलब पदार्थ अवस्था। कार्बन डाइऑक्साइड लाइट, लाइट मतलब लाइट, लाइट मतलब पदार्थ अवस्था। स्पेस स्पेस तो किसी में नहीं आता। कहाँ स्पेस? बिना स्पेस से कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ बताओ तो सही, कहाँ है? यही तो मतलब, बिना स्पेस के कोई चीज कैसे, कोई इकाई कैसे? मैं समझना चाह रहा हूँ, समझाओ तो सही। स्पेस कहाँ है? सर हर जगह स्पेस ही है, हमने सामान डाल के उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। हमारे सामान डालने से ऑक्यूपाइड हो गया? जितना सामान उतना ऑक्यूपाइड। उतना ऑक्यूपाइड हो गया है? बाकी जो चीज तो है ना स्पेस। तो इकाई के अंदर स्पेस है कि नहीं? इकाई के बाहर भी है। कोई एनर्जी होगी ऐसे। कहाँ है? पंखे पे बैठी है, एसी पे बैठी है, कहाँ बैठी है? रोशनी तो लाइट है, पदार्थ अवस्था। ओह अंधेरा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत मन लगा दिया। वो तो है ही नहीं। टेम्परेचर तो इकाई है, टेम्परेचर कहाँ से आएगा बिना इकाई के? किसी इकाई की आवेशित गति का नाम टेम्परेचर। लकड़ी है, उसको आग लगा दिया, तो कुछ रोशनी मिली, कुछ टेम्परेचर मिला। तो इकाई के साथ टेम्परेचर है, इकाई के बिना टेम्परेचर की कल्पना करो। हाँ जी। विचार, विचार, विचार जीवन रूपी इकाई का एक्सप्रेशन। गुड, अच्छा सोचा। विचार जीवन रूपी, मैं रूपी इकाई का एक्सप्रेशन है, और मैं इस शरीर 6 फुट 5 फुट के शरीर में है। इसका मतलब उसका भी आकार निश्चित है, उसका भी एक आकार है। बढ़िया। तो फाइनली जो आप बात कह रहे हैं स्पेस, स्पेस का मतलब क्या ना? हम बिल्कुल सितारों भरी रात को छत पे लेट के देखें तो क्या दिखता है? अनंत तारे ना? और तारे कितने बड़े बड़े? हमारी धरती से हजारों गुना बड़े, सूरज से भी बड़े। और ये चुपचाप बैठे हैं कि घूम रहे हैं? घूम रहे हैं, तो इसका मतलब पर्याप्त खाली जगह है। और ये आपस में टकरा रहे हैं कि ठीक ठाक घूम रहे हैं? ठीक ठाक घूम रहे हैं, तो इसका मतलब और पर्याप्त खाली जगह है। तो ये पूरी सृष्टि को देखें, पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात को देखें, तो खाली जगह में घूमते हुए अनंत पिंडों के रूप में ये धरती, ये पूरा ब्रह्मांड। तो एक बात और समझ में आई कि अभी तक हम केवल इकाइयों पे बात कर रहे थे, अब हमको एक चीज और समझ में आ गई, ये सारी इकाइयां कहाँ पे हैं? खाली स्थान में है, स्पेस में है। और हम लोग कहाँ बैठे हैं? स्पेस में बैठे हैं। और ये धरती कहाँ है? स्पेस में है। तो एक वास्तविकता का और पता चला कि ये स्पेस, जिसको हमने खाली स्थान कहा, सृष्टि की सभी इकाइयां, धरती सहित, चांद सहित सभी प्लेनेट, स्टार्स, ये स्पेस में घूम रहे हैं। तो ये स्पेस
कहाँ तक होगा? आनंद। अनंत उसको बोलते हैं जिसको गिना न जा सके। ये खालिस्तान एक है कि दो है? एक ही है कि नहीं? खालिस्तान एक है कि दो है? एक ही। तो खालिस्तान एक ही है, दूसरा नहीं। तो फिर झंझट शुरू हुआ कि एक किसको बोलते हैं। मेरे परिवार शिविर कर रहे हैं, उनसे बात हो। एक किसको बोलते हैं? जिसको डिवाइड बोलो एमसीडी। सर एक तो मेजरमेंट इकाई है। एक किसको बोलते हैं? एक की परिभाषा क्या हो? जिसके जैसा कोई और हो। नहीं, जिसके जैसा कोई और ना। तो ये एक है, अपने आप में सब एक नहीं है। तुम एक हो। ये एक तब है जब दूसरी चीज आएगी। घर जाके अब बताना इनको, मम्मी पापा को, मैं एक नहीं, क्योंकि मेरे जैसी दूसरी नहीं। एक किसको बोले? जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये एक नहीं। अभी दो हो गए। इकाई है। अरे, ये एक है कि नहीं? जो बिना टुकड़ों का हो। जो आपस में कनेक्टेड है, है? जो कनेक्ट होके सिंगल यूनिट बनाए। सिंगल यूनिट किसको बोलते हैं? मतलब उसको हम एक नाम से परिभाषित कर सके, मतलब उसकी वही तो पूछ रहा हूँ, परिभाषा। कैसे करते हैं? जैसे हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, एक गाड़ी की बात ये कर रहे एक- हैं। हाँ, ये एक पेपर का टुकड़ा है। ये एक ये एक पेपर का टुकड़ा है। इसके भी चार बंदे। ये एक है कि चार है? चार। अभी 8 बन सकते 16। से सिद्ध हुआ एक ही चार। सर ऐसे ही 1 और 1 11 बने होंगे। सर ये तो वही हो गया। सर ये तो वही हो गया, एकता में अनेकता। अरे तो एक बताओ, एक किसको बोलते हैं? एकता में अनेकता। जो समझ में ना आए वो। जो समझ में ना आए वो। क्या बात है राकेश भाई, कमाल कर दिया। सर जो अपने आप में पूरा हो। आप सब एक है। ये कौन है? फटे होकर सबको मिला दो, एक हो जाएगा। ये एक नहीं है। एक ही है ये दो। ये एक है कि नहीं? सर एक ही है। ये सब एक के ही टुकड़े हैं। ये एक है कि नहीं? ये एक का टुकड़ा है सर। एक समझ नहीं आएगा तो बताओ कैसे जिंदगी चलेगी? एक का मतलब 2 का आधा। एक का और आधा ही ना करो तो पूरा ही एक है। मैं तो सिंपल बात कह रहा हूँ, आप एक हो कि नहीं? हाँ है हमें। तो आपको एक बोलने का आधार क्या है? सर जो सब हमारे कुछ जैसा मिलके एक यूनिट की तरह काम करे। जैसा कुछ और नहीं, कोई और नहीं। अच्छा, ये एक है कि नहीं? आप इनकी बात ये दो है कि नहीं? दोनों एक जैसे है कि नहीं? लेकिन ये दोनों ऐसे ऐसे कर दूंगा तो आपको पता चलेगा कौन सा वाला कौन सा था। ये दोनों अपने आप में तो एक है ना, पूर्ण। दोनों अपने आप में एक है। एक एक अपने आप में सिंगल। हाँ, तो ये भी एक है, ये भी एक है, आप भी एक हो। तो एक किसको बोलते हैं ये पूछ रहा हूँ। सर जो सिंगल, जैसे कार हो गई, एक कार तो अलग अलग पार्ट्स मिलके एक कार। मैं तो एक पूछ रहा हूँ, मैं तो कार कही नहीं। एक क्या होता है? तुम कुछ हो कि नहीं? तुम एक हो कि दो हो? अब कैसे हो? सर वैसे ही था। तो कुछ होता ही नहीं। बिना टुकड़ों का। सर आप बता दीजिए। एक बस गिनने की यूनिट है। सोचा नहीं जाता। आपने वही जो आपने बताया, मैं तो
एक तो बस बना दिया। अच्छा बोला उसने, एक तो कुछ है ही नहीं, ना होने वो है में होने नहीं। मतलब साथ ही हाथ बड़ा जिसके कुछ होने और ना होने में अनलिमिटेड पार्ट। हम घर जाके कल बोलता मैं वो हूँ जिसके होने और ना होने में कुछ अनलिमिटेड पार्ट। मैं बोलते एकदम हाँ बोलोगे? हाँ यही तो है, मेरे को पता था। जिसकी सीमा को देख सकते हैं उसका नाम एक है, जिसकी बाउंड्री परिभाषित होती है उसका नाम एक है। सर मुझे एक विचार आया, कैसे बाउंड्री पता लगेगी? हाँ, मुझे एक विचार आया जब मैं ये कहता हूँ तो मैं किसी पर्टिकुलर विचार को एक बोल देता हूँ, लेकिन विचार की अपनी कोई सीमा नहीं है। तो मुझे एक विचार आया का मतलब उसकी गिनती इस सेंस में है कि वो दूसरे विचार से डिफरेंट था। जब इकाई को बोलते हैं तो उसका अपने आप में अस्तित्व है। देखो जब मैंने इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा कि अस्तित्व ये खालिस्तान एक है कि दो है, तो ये तो पक्का है कि दूसरा नहीं है। दूसरा नहीं है इस सेंस में एक है, तो विचार इससे अलग एक विचार दूसरा विचार है, इस सेंस में ये एक विचार है। और उसको हम गिनती के रूप में ऐसे आंख से नहीं देख सकते कि इसकी हम बाउंड्री को देख सकते हैं। हाँ ये पहचान सकते हैं कि ये एक विचार है, ये भी एक विचार है। और विचार कोई ऐसी चीज नहीं है कि 2 फुट बाय 2 फुट में आ गए। विचार इतना लंबा हो सकता है कि पूरी परंपरा उसमें नाप दे, ऐसी बात। तो चलिए एक को हमने परिभाषित किया कि जिसको हम जिसकी बाउंड्री को देख सकते हैं उसका नाम एक है, जिसकी सीमा परिभाषित हो सकती है उसका नाम एक है। क्या खालिस्तान की सीमा परिभाषित हो सकती है? खालिस्तान कहां तक है? जिसका सीमा ही ना पहचान सके क्या उसको एक बोल पाएंगे? इसलिए उसको असीम बोलना पड़ता है। खालिस्तान को एक नहीं बोला जाता, इसलिए उसको असीम बोलना पड़ता है, क्योंकि उसकी सीमाएं परिभाषित नहीं हो सकती। तो इस सेंस में खालिस्तान क्या है? असीम है। तो कहने का आशय ये भी था कि जब हम कोई चीज को देखते हैं तो हमको कैसे दिखाई देती है। जैसे मैं पेन देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, ये कैसे दिख रहा है? बाउंड्रीज बाउंड्रीज दिख रही है। बाउंड्री कैसे दिख रही है? उसके आगे पीछे नहीं दिख रहा है ना? कि ऊपर साइड हाँ, उसके आगे पीछे दिख नहीं रहा है, उसके आगे पीछे आर पार दिख रहा है। नहीं, मतलब ये वाले सामने से नहीं है, ऊपर हाँ। नीचे साइड से भी दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके आर पार दिखाई दे रहा है, यहाँ आर पार दिखाई नहीं दे रहा है। जब आर पार दिखाई नहीं देता है तब कुछ दिखाई देता है। इसका मतलब यदि खालिस्तान कलर्ड होता तो क्या दिखता? कल्पना करें कि खालिस्तान कलर्ड होता तो क्या पेन दिखाई देता? तो पेन दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि खालिस्तान अपने आप में ट्रांसपेरेंट है। खालिस्तान अपने आप में ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट रियलिटी में एक ओपेक चीज, अपारदर्शी चीज को हम आर पार नहीं देख पाते, इसलिए एक वास्तविकता को हम देखते हैं। तो इससे ये समझ में आया कि जब मैं कोई चीज को देखता हूं, जब मैं कह रहा हूं कि मैं पेन देख रहा हूं, तो बेसिकली मैं कुर्सी देख रहा हूं, मैं गाड़ी देख रहा हूं। तो क्या वो मैं केवल गाड़ी देख रहा हूं कि कुछ और बड़ा है? जब भी मैं कहता हूं कि मैं कोई चीज देख रहा हूं, तो बेसिकली मैं कह रहा हूं कि मैं खालिस्तान में पेन देख रहा हूं, मैं खालिस्तान में गाड़ी देख रहा हूं, मैं खालिस्तान में मकान देख रहा हूं। सच्चाई ये है, कंप्लीट सच्चाई। लेकिन खालिस्तान हर बार कॉमन है, तो कॉमन को निकाल के बाहर कर दिया। हमने मान लिया कि ऐसा है। हम कहते हैं कि पेन दिख रहा है, तो पेन अकेला नहीं दिखता है, खालिस्तान है, खालिस्तान ट्रांसपेरेंट है, इसलिए पेन दिखाई देता है। बढ़िया। तो हमको एक बात और ध्यान में आई, ये खालिस्तान एक ऐसी वास्तविकता जो असीम है, पारदर्शी है। असीम है तो इसका आकार क्या होगा? होगा ही नहीं, इसलिए निराकार है। खालिस्तान का कोई आकार नहीं है, वो अपने आप में असीम है, इसलिए उसका एक नाम निराकार। क्या हम किसी भी तरह से खालिस्तान को प्रभावित कर सकते हैं? भिगा दें, जला दें, हटा दें?
जब कहते हैं कि खालिस्तान, इस पेन ने खालिस्तान को ऑक्युपाई किया है, तो सही में जहां पेन है उसके चारों तरफ खालिस्तान है, तो क्या जहां से पेन मूव कर रहा है खालिस्तान वहां से हट जा रहा है? उसमें भी है। है ना? तो अब हमको ये भी ध्यान में आएगा कि इकाई के बाहर भी खालिस्तान है, इकाई के भीतर भी खालिस्तान है। इसको हम और धीरे से ठीक से देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात समझ में आती है कि खालिस्तान को ना भिगा सकते हैं, ना जला सकते हैं, है ना? खालिस्तान को ना भिगा सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना एटम बम से प्रभावित कर सकते हैं। तो खालिस्तान एक ऐसी वास्तविकता जो अपने आप में अप्रभावित है, किसी भी तरह से प्रभावित ही नहीं किया जा सकता। खालिस्तान का कोई टुकड़ा कर सकते हैं, काट के उसको खंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए एक नाम अखंड है। उसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए एक नाम अखंड है। ठीक, तो अपारदर्शी है, असीम है, अखंड है और निराकार है। इसके जैसी दूसरी कोई वास्तविकता नहीं है, इसलिए अद्वितीय है। बढ़िया, बात पहुंच गई? तो मैं बोर्ड पे डाल देता हूं। तो हमने चर्चा किया कि ये खालिस्तान, ये सभी इकाइयां अपने आप में, है ना, ये सारी इकाइयां खालिस्तान में हैं। ये खालिस्तान को हम एक नाम स्पेस भी देते हैं। ये स्पेस अपने आप में असीम है। क्यों? क्योंकि इसकी सीमा को नहीं पहचाना जा सकता। खालिस्तान अपने आप में पारदर्शी है, क्योंकि आप मुझको देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं। हम सभी इकाइयों को इसलिए देख पाते हैं कि खालिस्तान अपने आप में पारदर्शी है ना? पारदर्शी वास्तविकता में हम चीजों को देखते हैं। और क्या है? अखंड है, इसका कोई खंड नहीं हो सकता, इसलिए अखंड है, अप्रभावित है। हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम खालिस्तान को प्रभावित कर पाए। और क्या? अद्वितीय, एक ऐसी वास्तविकता जिसके जैसी कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है। और ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, है? अनंत इकाइयों के लिए आता है। बढ़िया, खालिस्तान में तो गैसेस हैं, है बेटा? गैसेस तो है खालिस्तान में, सब कुछ है हाँ, उसके तो अंदर। खालिस्तान में गैसेस हैं, उसको किसने मना किया? खालिस्तान में आप भी हो, हम भी हैं, इतनी अनंत सारी, इतनी सारी धरतियां भी हैं, इतने सारे स्टार्स भी हैं। क्या कहना चाह रहे? अपूर्ण हैं? ठीक। और ये भी समझ में आया कि खालिस्तान में ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। खालिस्तान में ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, और ये अपने आप में है और हमेशा है। अपने आप में है और हमेशा है, ना इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है ना इसमें कुछ घटाया जा सकता है। जो कम अधिक से मुक्त है उसको कहा कि वो अपने आप में पूर्ण है। इसको कहा स्थिति पूर्ण है। उसका स्थिति अपने आप में पूर्ण है, उसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। बढ़िया। जैसे पॉपुलेशन वगैरह तो बढ़ती है हर चीज की, पॉपुलेशन किसकी बढ़ती है? हर चीज की। हर चीज की। इकाई की, खालिस्तान की। तो आप इकाइयों के बारे में बात कर रहे हो, मैं खालिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ। खालिस्तान में ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है ना प्रभावित किया जा सकता है, ना हटाया जा सकता है ना लाया जा सकता है। इससे हमारा ध्यान इस बात पे गया कि ये खालिस्तान, स्पेस और यूनिट्स, कुल मिला के रियलिटी इतनी है, असीम अवकाश में अनंत इकाइयां के स्वरूप में ये पूरा अस्तित्व है।
असीम अवकाश, अवकाश मतलब स्पेस, असीम अवकाश में अनंत इकाइयों के स्वरूप में ये पूरा अस्तित्व हमको दिखाई देता है। क्यों कर रहे हैं हम सारी मेहनत? हम ये समझना चाह रहे हैं कि सृष्टि की सभी इकाइयां नियम में है, नियंत्रण में है, संतुलन में है। आखिर ये सब कैसे? तो ये भी ध्यान में आया अब कि यदि इसका एग्जाम्पल क्या है कि स्पेस भी है और इकाइयां भी हैं, स्पेस भी है और इकाइयां भी है। इसका एग्जाम्पल ये हॉल, ये ब्रह्मांड, स्पेस है, इकाइयां नहीं है। इसका एग्जाम्पल तो फिर 3-4 शब्द आते हैं जिनको थोड़ा समझने से अच्छा होगा कि जैसे एक शब्द है अंतरिक्ष, एक शब्द है आकाश, एक शब्द है निर्वात वैक्यूम, एक शब्द है स्पेस। चारों में क्या अंतर है? पृथ्वी के बाहर जो है वो अंतरिक्ष है, जो पृथ्वी के अंदर है वो हमें आकाश दिखता है। निर्वात सही जा रहे हो? जहाँ हवा भी नहीं है वो वैक्यूम है। मतलब वैक्यूम हम बनाते हैं। गुड, बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे कह रहे हैं कि ये सूरज है, ये धरती है ना, धरती सूरज के मान लीजिए चारों तरफ घूम रही है। तो बेसिकली धरती का भी एक प्रभाव क्षेत्र, सूरज का भी एक प्रभाव क्षेत्र है, धरती का भी ग्रेविटेशन जहां तक एक प्रभाव क्षेत्र है। तो इस दोनों के बीच में जो जगह है इसको बोल रहे हैं कि ये अंतरिक्ष। ये जो स्पेस है, दो ग्रह गोल नक्षत्र के बीच का स्पेस जिसमें इकाइयां नहीं है, उसको हम अंतरिक्ष कह रहे हैं। किसी धरती के वातावरण में जो स्पेस है उसको हम आकाश कह रहे हैं। किसी धरती के वातावरण में हमने किसी डब्बे से हवा को बाहर निकाल दिया, इसको निर्वात कह रहे हैं। और स्पेस तो सारा है ही है, अंदर बाहर सभी जगह है, उसको स्पेस ही कह रहे हैं। स्पेस को अलग अलग सिटी में अलग अलग नाम दे। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन? जो टुवर्ड्स सन वाला एरिया है वही अंतरिक्ष है, इस तरफ वाले को काउंट नहीं करते क्या? नहीं, इधर हुई सभी जगह। हाँ, वो भी अंतरिक्ष हो गया। क्या स्पेस हुआ? स्पेस, ये अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब जहां इकाइयां हैं, जहां स्पेस है लेकिन इकाई नहीं। इकाई कहाँ मिलेगी? इकाई धरती अपने आप में इकाई है, और इकाई के वातावरण में गैसेस है वो भी इकाई है। धरती के वातावरण में जितना भी मटेरियल है वो इकाई है। लेकिन दो के बीच में, अब हमने इस बीच में डाल दिया सैटेलाइट, तो सैटेलाइट मान लीजिए धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा एरिया मिलेगा जहां पे कोई इकाई नहीं है। बड़ी सर जैसे हम अर्थ और सन के बीच के उसको बोल रहे हैं अंतरिक्ष, तो फिर मतलब अर्थ के वातावरण के चारों तरफ अंतरिक्ष। मतलब सारे प्लैनेट्स भी फिर अंतरिक्ष में, सारे प्लेनेट स्पेस में, हाँ स्पेस में। किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ जहां तक उसका प्रभाव क्षेत्र है, जैसे धरती का ग्रेविटेशन मान लीजिए 100-200 किलोमीटर तक। अब उसके बाहर की जो जगह है और दूसरा प्लेनेट अभी है नहीं, तो ये बीच की जगह को अंतरिक्ष बोले। स्पेस तो सारा है ही है, स्पेस वहां भी है, इस धरती के मेरे आपके बीच में भी स्पेस, लेकिन यहाँ स्पेस में इकाइयां हैं। धरती के वातावरण के बाद स्पेस में इकाइयां नहीं है, केवल स्पेस। ये इंग्लिश वाला स्पेस नहीं है। इंग्लिश वाला स्पेस है नहीं, मतलब इंग्लिश में तो ना कि थोड़ा सा स्पेस दे दो, साइड हो जाओ, खाली जगह है। हाँ, इंग्लिश में ये- स्पेस खाली जगह करना होता है। हाँ, ये खाली जगह ही है, खाली जगह ही खाली space जगह है। तो अंतरिक्ष हो गया ना। डेफिनेशन भी यही होती है कि स्पेस को ही अंतरिक्ष बोल देते हैं, हम्म। इसलिए कंफ्यूजन है। अब स्पेस को ही ये सब स्पेस के ही ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, स्पेस सभी जगह है। सर वो बात आपकी समझ सभी जगह स्पेस है। वो स्पेस जो दो प्लैनेट्स के बीच में है, जहां पे इकाइयां नहीं है, उसका नाम अंतरिक्ष है। वो स्पेस जो धरती के वातावरण में है, उसका नाम आकाश है।
वो स्पेस जो एक धरती के वातावरण में हमने किसी रूम से हवा निकाल दिया, इकाइयां नहीं है, उसका नाम निर्वात है। तो स्पेस तो सारा है ही। मेरे आपके बीच में हट जाओ, थोड़ा स्पेस दे दो, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इकाई घटेगी तो मेरे लिए मूव करने के लिए स्पेस बन जाएगा, वही स्पेस है। तो अगर हम चांद वो तारे देख रहे हैं तो वो हम अंतरिक्ष देख रहे हैं क्या? हाँ, जब हम तारे देख रहे हैं तो हम कुछ दूर तक धरती के वातावरण को देख रहे होंगे, कुछ दूर के बाद में हम अंतरिक्ष ही देख रहे हैं। देख रहे हैं तो हमारे को अंतरिक्ष दिख रहा अंतरिक्ष दिख रहा है, तभी तभी अंतरिक्ष दिख रहा है, तभी तारा दिख है। रहा है। आकाश में तारे हैं। अंतरिक्ष में तारा दिख रहा है। सबसे अंतरिक्ष। हाँ, तो बेसिकली आकाश में तारा है नहीं, तारा तो आकाश से बहुत आगे है। हाँ, उनका स्पेस दिख रहा है, स्पेस पारदर्शी है, इसलिए तारा दिखाई देता है। इस सूरज 15 करोड़ मील दूर है, हमारा आकाश कितना है? 150-200 किलोमीटर जो भी रहता हो। सूरज हमारा नियरेस्ट तारा है। हाँ, जब भी स्पेसशिप से जाते, जब भी वो स्पेस उसको रेफर किया जाते कि gravity काम करेगी ना आपकी। हाँ, बस वहीं तक है जहाँ ठीक तक है। ग्रेविटी काम करेगी, जहाँ तक ग्रेविटी, वही पृथ्वी का आकाश है। कोई कंफ्यूजन? ये जो स्पेस को पूर्ण बोला है, मतलब यूनिवर्स को या किसी एग्जिस्टेंस को भी पूर्ण। हाँ, बिल्कुल। मेरे आपके बीच में ये जगह है जिसमें कि ये एयर है, यही खाली स्थान कहाँ तक है? असीम। इसी की बात कर। जब पूर्ण इसको बोलते हैं तो फिर वैसे तो आइंस्टाइन की थियरी है कि एक्सपैंड करता है स्पेस। अभी थ्योरी को बाद में बीच में ला। वो चीजें एक्सपेंड करिए स्पेस में। पहले वास्तविकता को देखते हैं, फिर सबकी थ्योरी समझ में आएगी। साइंस ये सब को समझने के बाद में जितना बेहतर समझ में आता है वो भी आप देखेंगे। पहले एक बार दर्शन की अपनी एक वो है कि उसकी टर्मिनोलॉजी में उसको पूरा देखें। खुशी की बात क्या है? खुशी की बात यह है कि कोई भी दर्शन है, कोई भी कुछ कह रहा है, रियलिटी एक है। वो आइंस्टीन के लिए भी वही है, हमारे आपके लिए भी वही है, नागराज जी के लिए भी वही है, जैन और बौद्ध के लिए भी वही है। उसी एक वास्तविकता को देखने के लिए, उसके अलग अलग एंगल को देखने के लिए सारे प्रयास हुए। यदि एक टोटलिटी में कोई चीज सामने आती है तो फिर वो कैसे जुड़ती है उसको देखते हैं। जी हाँ जी, और कुछ आगे चलो। तो धीरे से ये समझ में आ गया। तो बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा था, इसको सपोर्ट लेने के लिए उसको लिया। तो क्या समझ में आया? खाली स्थान है और इकाइयां नहीं है। इसका एग्जांपल अंतरिक्ष, वैक्यूम। अंतरिक्ष और वैक्यूम में क्या फर्क है? अंतरिक्ष नेचुरल है, वैक्यूम आर्टिफिशियली क्रिएटेड है ना? इसलिए वैक्यूम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर साथ में रहता है, क्योंकि हमने आर्टिफिशियली हवा निकाला, वहां है ही नहीं। अब ये भी समझ में आ गया कि खाली स्थान भी ना हो, इकाई भी ना हो, क्या ये हो सकता है? खाली स्थान ना हो, इकाई हो, क्या ये हो सकता है? हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। दो स्थितियां रूल आउट हो गई, दो स्थितियां रूल आउट हो गई। तो इससे हमारे ध्यान में क्या आ गया? इससे हमारे ध्यान में ये आ गया, इससे हमारे ध्यान में ये आ गया, यदि नेचर को देखें तो इसका मतलब है कि सभी इकाइयां अपने आप में क्रियाशील हैं। तो ध्यान में आ गया? क्रियाशीलता का मतलब क्या? हम कैसे पहचानते हैं क्रियाशीलता को? कुछ हो रहा है तो परमाणु के अंदर पार्टिकल घूम रहे हैं, पौधे बड़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, मानव का शरीर बड़ा हो रहा है, मर रहा है, विचार लगातार दौड़ रहे हैं, सृष्टि की सभी इकाइयां लगातार दौड़ रही, फिजिकल चीजें लगातार बदल रही। तो इसका मतलब है कि क्रियाशीलता का मतलब है कि हम उसको गति के रूप में पहचानते हैं, कभी हम उसको तरंग के रूप में पहचानते हैं, कभी हम उसको दबाव के रूप में भी पहचानते हैं। ये सब के होने से हम उसको क्रियाशीलता बोलते हैं। ठीक हो गया? ये गति तरंग दबाव के रूप में कैसे पहचानते हैं? भाई जैसे मैं चल रहा हूँ तो क्रियाशील गति होगी। दिख रहा है। तरंग का मतलब अब जब पानी है तो चलता हुआ दिखाई देगा, या पानी में पत्थर मार देंगे तो रेल दिखाई देगा, ठीक है। तो तरंग हो गया। ठीक। अब दबाव का मतलब क्या है? यदि कोई चीज मूव हो रही है तो उसके ऊपर कोई बल लगा हुआ है, और ये उधर नहीं खिसकेगा तो पिचकेगा।
दबाव ही टेम्परेचर में बदल जाएगा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में। आगे चले। तो ये भी समझ में आया, अब ध्यान देने लायक बात है कि क्रियाशीलता जब भी मिलेगी कहां मिलेगी? इकाई में। और ये भी हमारे को ध्यान में आता है जब हम क्रिया की बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है। क्रिया की बात करेंगे तो हम जानते हैं एक चीज है जिसको भौतिक क्रिया बोलते हैं। भौतिक क्रिया मतलब फिजिकल। सजातीय परमाणु एक दूसरे को पहचानते हैं, लोहा लोहे को पहचानता है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम को पहचानता है और बड़े पिंड के रूप में हो जाते हैं। फिर हम रासायनिक क्रिया पहचानते हैं। रासायनिक क्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन, मतलब दो अणु इस प्रकार जुड़ते हैं कि अपने आचरण को छोड़कर किसी तीसरे आचरण को स्वीकार कर लेते हैं, तो फाइनली एटम मॉलिक्यूल ही है, फाइनली एटम मॉलिक्यूल ही है। हम जीवन क्रिया की बात आगे चल के करेंगे। जीवन क्रिया का मतलब जो मैं में क्रिया है, आशा विचार इच्छा के रूप में, सोचने समझने के रूप में, वो भी एक परमाणु ही है ना। ये इस अनुसंधान की मूल एक बात है कि इसको मैं को पहचाना कि मैं भी एक परमाणुिक स्वरूप में है ना, मैं भी एक परमाणुिक स्वरूप में है। तो कुल मिला के पूरी सृष्टि में इकाइयां जो भी कुछ हैं उसकी फंडामेंटल यूनिट परमाणु। ये बात ध्यान में आ गई। अब ये भी ध्यान में आता है परमाणु है तो उसका एक आकार होगा, परमाणु है कोई इकाई है तो उसका कोई आकार होगा, परमाणु है तो उसका कोई मास होगा। इसी धरती के वातावरण में है, फिजिकल है तो उसका कोई वेट होगा। मास और वेट में क्या अंतर है? मास हर जगह सेम रहता है, मास weight बॉडी बदलता है। कंटेंट है, रेडियस। मास मतलब कंटेंट। तो ये पेन जो है मास है। अब ये धरती पे रहे कि चांद पे रहे, मंगल पे रहे कि बुध पे रहे, लेकिन किसी वेट क्या चीज है? तो पेन जितनी गति के साथ, जितने बल के साथ धरती की ओर जाना चाहता है, बीच में तराजू लगा दे तो इसको हम भार बोल रहे हैं। तो ये किसी जगह में ग्रेविटेशन के साथ, तो बेसिकली हर धरती पे ग्रेविटेशन का प्रभाव अलग होगा, इसलिए वेट अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आकार, मास, वेट, क्रिया इकाई है तो चीजें, पांचों चीजें। वेट कहीं आए, वेट किसी इकाई में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये थोड़ी सी अलग बात है। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की है, इकाई है तो क्रिया है, इकाई है तो आकार है, इकाई है तो मास। पहुंच रहे? ये एक साथ है, ये तीन चीजें बिल्कुल एक साथ हमेशा है। इकाई, आकार को इकाई है तो आकार है, मास है, ये चारों चीजें हमेशा एक साथ है। इसमें से एक भी अलग नहीं हो सकता। पहुंच रहे? तो क्रिया कहां है? इकाई में। क्रिया क्या है? दो इकाइयां मिलके एक दूसरे को पकड़े रहती है, बस इतनी बात। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जहां इकाइयां ही नहीं है, केवल खाली स्थान है, तो क्या वहां कोई क्रिया का प्रमाण मिलेगा? वहां कोई क्रिया मिलेगी? फिर से, जहां इकाई है ही नहीं, केवल खाली स्थान है, अंतरिक्ष, तो क्या वहां कोई क्रिया मिलेगी? है ना। इससे यह समझ में आया कि खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है। ये हमने एक नई चीज खोजी। अभी तक हमारा सारा ध्यान इकाइयों पे था। इकाइयां अपने आप में क्रियाशील हैं, ठीक। अब हमने एक चीज और पहचानी कि ये खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है, एक ऐसी वास्तविकता जो अपने आप में क्रिया शून्य है। अब देखो, ये ध्यान में आया जो मैंने अभी चर्चा आपसे की, यदि क्रिया होगी तो इकाई होना पड़ेगा। ध्यान में आया? खाली स्थान असीम है,
ये तभी संभव है कि वो क्रिया नहीं। पकड़ा? नहीं तो सीमित होना पड़ेगा। इकाई है तो क्रिया है, क्रिया इकाई है तो आकार है, इकाई है तो सीमा है, इकाई है तो क्रिया है। यदि खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है तभी संभव है कि वो असीम है, क्योंकि क्रिया होगा तो आकार होना पड़ेगा। बढ़िया, साथ चल पा रहे? कैसा लगा? परमात्मा प्रकट हो रहा है। सही कह रहे, सारे वही है। शांति 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 शांति। पुराने लोग आगे बोलो। पुराने लोग शांति। क्या उनका सहयोग है? अब हम अंतरिक्ष में हैं, अंतरिक्ष शांति। अंतरिक्ष शांति। आदरणीय नागराज जी एकदम कभी कभी ना बॉम्ब डाल देते थे, है ना? हमारे मित्र रण सिंह आर्य जी, वो बिना हवन किए खाना ही नहीं खाते। घोर आर्य समाज, घोर वाले, घोर आर्य समाज। तो एक बहुत प्रचलित, ये सब रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। स्टॉप कर दी सर, ये लीजिए। तो ये क्या होता है? भुवन मतलब तीन गृह, लोक। जैसे जल थल आकाश, ये 3 गृह है। प्रभु ने ये 3 बनाई, जैसे जलचर थलचर नभचर। उधर तो शांति है सर। हाँ, तो वही हम अपने भाव प्रकट कर रहे हैं ना भगवान को। ये बोलो, मैं मेरे को शांति दो, मेरे को शांति हाँ, दो, ऐसा बोलो। क्योंकि भगवान तो भीतर ही बैठते हैं, तो इस भीतर ही बैठे हैं, तो उनको भी बोल रहे हैं, खुद को भी बोल रहे काम ही गलत दे दिया। हाँ? उसको बोलना था कि मैं अशांत हूँ, मेरे को शांत करो, और उसके शांत करने से भी मैं शांत होता नहीं, क्योंकि विचार तो मेरे मुझको ही नियंत्रित करने हैं, इसलिए आस्था से भी ये काम होता नहीं। पर हम प्रभु का संबल भी मांग रहे हैं ना, कि हम मेहनत तो हाँ, कर रहे हैं। मन के लेवल पे सारा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उसको भी समझेंगे, उसको बनाए रखो थोड़ा सा। हम ईश्वर और भगवान में कंफ्यूज हैं, तो किससे क्या मांगना है, किससे क्या नहीं मांगना है, और कैसे होता है, और मेरा रोल क्या है। तो ईश्वर कृपा, देव कृपा सब हो गया, स्व कृपा नहीं हुआ। वो कृपा अटकी रहती है ना, वो निकालते हैं कृपा। कौन कौन बाबा? निर्मल बाबा। तो कृपा कहाँ अटकी है वो मैं बताऊँ। हाँ, वो बागेश्वर वाले कहते हैं ना ठठरी के, मेरे को वो ठठरी का मतलब ही नहीं पता। कृपा चाय में अटकी हुई है। चाय कृपा की हुई चाय में। 4:30 बजे। हाँ, उनके तो पर्स में, चाय में, गोलगप्पे में, गोलगप्पे में, मीठी चटनी में, गोलगप्पे में भी, गोलगप्पे में, समोसे। हाँ भाई, 15 मिनट ले, 15 मिनट अभी दे। बढ़िया, इंटरेस्टिंग। कहाँ पहुंच गए? तो ये पता चला कि ये खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है, तो असीम क्रिया शून्य वास्तविकता में अनंत क्रियाशील इकाइयों के स्वरूप में ये अस्तित्व है। बढ़िया है? अच्छा, असीम क्रिया शून्य वास्तविकता में अनंत क्रियाशील इकाइयों के स्वरूप में यह अस्तित्व है। जो कुछ भी होना है, आगे चलिए। असीम क्रिया शून्य वास्तविकता में असीम क्रिया शून्य वास्तविकता में अनंत क्रियाशील इकाइयों के स्वरूप में अस्तित्व। जितना जितना काम होते जा रहा है उसको कंप्लीट करते जा रहा है। तो हमने स्पेस को पहचाना क्रिया शून्य वास्तविकता के रूप में, और ये बहुत बढ़िया, ये कोई अद्भुत महिमा है। देखो, मेरे को ये बहुत आश्चर्यचकित करती है, इसलिए मैं इससे बड़ा अभिभूत रहता हूँ। तो ये वास्तविकता अपने आप में क्रिया शून्य है, यहीं से शून्य शब्द निकला। जो 0 है, जब हम लिखते हैं 01, इसका मतलब क्या है?
जीरो, कोई भी चीज इकाई लिखते हैं तो उसके पहले जीरो लगाना जरूरी रहता है, फिर हम लगाते हैं 0, 100, है ना? बाइनरी कोडिंग। हाँ, फिर तो कहते हैं जीरो तो है ही, तो जीरो तो है ही। छोड़ देते हैं। पर कोई जीरो भी होता है इकाई के पहले जीरो, क्योंकि सभी इकाइयां जीरो में हैं, स्पेस में है। क्योंकि जब हम एक से कम जाते हैं तो 0.5। स्पेस समझ में आने के बाद में जीरो समझ में आता है। अद्भुत भैया। जीरो मतलब जहां इकाई नहीं है लेकिन वो स्पेस में है, तभी हम उसको पहचान पाते हैं। तो स्पेस में इकाई, इसलिए हम उसको पहचान पाते यहाँ भी सहअस्तित्व है, हैं। यहाँ भी सहअस्तित्व हो गया सो। है ही, हाँ बढ़िया। जिन्होंने शुरू किया उनको कुछ कुछ समझ में आया, जहां से आया वहां लेके चल रहे। ठीक, खगोल वैज्ञानिक थे तो उन्होंने ठीक। तो कहाँ पहुंच गए? क्रिया शून्य। तो खाली स्थान अपने आप में क्रिया शून्य है। हाँ जी, अब अगले काम की बात चाय के पहले पूरी हो जाएगी, इसको कर लेते हैं। अब देखो ध्यान दो, ये समझ में आया कि यदि कोई इकाई क्रियाशील है तो किसी भी इकाई के लिए बल की क्रिया के लिए बल की आवश्यकता है। इसका मतलब इकाई बल संपन्न है, क्योंकि बल से क्रिया है, बिना बल के क्रिया नहीं, और ऊर्जा के बिना बल नहीं है। ऊर्जा संपन्न है, ये क्लियर हो गया? ऊर्जा से बल, बल से क्रिया, बहुत क्लियर है। भौतिक रूप में भी देखें तो भी क्लियर है। हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ऊर्जा के रूप में, पेट्रोल बर्न होता है, उससे बल पैदा होता है, उससे गाड़ी गति करती है। हम पेट में खाना डालते हैं, खाना बर्न होता है, उससे है ना ऊर्जा मिलती है, उससे हमारा शरीर चलता है। लेकिन विचार के साथ वो स्थिति नहीं है, विचार की ताकत बनी ही रहती है। अभी समझने की बात है कि विचार कहां से आता है। खाने की क्वालिटी पे विचार डिपेंडेंट, खाने की क्वालिटी पे शरीर डिपेंडेंट है। ये भी अच्छा एग्जांपल है। जैसा खाना खाएंगे वैसा शरीर बनेगा। किसी को खाना ना दिया जाए, बस उतना ही दिया जाए कि मर मत जाए, के साथ में खूब बात किया जाए, खूब उसको ज्ञान दिया जाए, खूब उसको समझ दिया जाए, उसके हर प्रश्न का सम्मानजनक उत्तर दिया जाए, दूसरे को जम के खाना दिया जाए, उससे कोई बात ना करे, क्या होगा? फिर ऐसे बोलते हैं जैसा खाए वैसा हो गया मन, तो इसका मतलब मन पे भी प्रभाव पड़ रहा है खाने का। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये ठीक है कि जैसा रहे वैसा खाए अन्न? दोनों है ना, परस्परता में दोनों बातें ठीक है। निर्णायक कौन है? मन। मन तय करेगा कि खाना कैसा खाएगा, कि अन्न तय करेगा कि मन कैसा हो? मन। बस इतनी बात समझनी। फाइनली मन तय करता है कि चलो आज ढाबे पे हो जाए, फिर जो होना होता हो ही जाता है। कितना खुश हो जाता है। ठीक, तो ये अनंत क्रियाशील इकाइयां हम हैं। हम हैं, धरती है, पेड़ है, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, स्टार्स हैं। अब ये समझ में आया कि सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न हैं। सृष्टि की सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न हैं। तो यही सवाल, ये सवाल साइंस में भी अननोन है आज तक, कि एक परमाणु के अंदर पार्टिकल घूम रहे तो उनको ऊर्जा कहां से आ रही? बोले बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग के लिए रॉ मटेरियल कहां से आया? और बिग बैंग हुआ था तो उसके लिए ऊर्जा कहां से आई? जी कहते हैं ना, पहले एक बड़ा पिंड था, वो फटा तो उसको फटने के लिए ऊर्जा कहां से आई? क्यों फट गया वो? शिव जी। और वो रॉ मटेरियल कहां से आया? एक ही जगह इकट्ठा क्यों था? गोड पार्टिकल बोलते हैं उसको। और कुछ जो नहीं समझ में आया उधर भी ब्लैक बॉक्स। ठीक हो गया? ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो बहुत फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, आम आदमी पूछ सकता है। बचपन से एक क्वेश्चन रहते हैं हाँ। कि हम यहाँ आए, ये चीज कहाँ है? हाँ। ठीक। सनी थोड़ा बाद में जाके हैवी होके ब्लैक होल बन के फिर ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसे सुपरनोवा बनते हैं। चलो मान लिया, मैं तो कहता हूँ सबको मान लो, पर ये माल आ कहाँ से रहा है? ये इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे?
ये पार्टिकल एटम के अंदर पार्टिकल घूमने के लिए ऊर्जा कहाँ से आ रही है? जब कहते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स है तो बोले दो मास के बीच में रहता है, कहाँ से आ गया? जैसे ही फंडामेंटल में जाओगे सब ब्लास्ट हो जाता है। इतनी प्रजातियां कैसे बनी पेड़ पौधे की, पशु पक्षियों की, है ना? तो 10th की बायोलॉजी में लिखा है कि कोशिकाएं गलती करती हैं इसलिए नई प्रजातियां बनती हैं। पढ़ लेना। तुम्हारी गलती करने से भी इतना बढ़िया संसार चल रहा है, हम रोज ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी घर चल रही है। ऐसे कैसे हो सकता? तो गलतियां करने से, गलती करने का विधान ऐसा क्यों है? लेकिन सर प्रकृति की ही गड़बड़ी से तो आंधी तूफान और जो चेंज हो रहा है। सर बढ़िया इसलिए चल रहा है क्योंकि गलती घूम के भी आ रही है उनको सुधारने के लिए। तो जो वो घूम के आ जाती है ना तो सर्कल पूरा हो जाता है। इसलिए पृथ्वी तो वैसी है पर इंसानों के जीवन देश में बाबा की दुकान चलती रहेगी, आप जैसे अच्छे श्रोता मिलते रहेंगे जो टेप रिकॉर्डर की तरह बजते रहेंगे, चलते रहे। मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा हूं कि भोजन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, भोजन करने से मिलने वाली ऊर्जा सीमित है कि असीमित है? सीमित। सोचने की ऊर्जा सीमित है कि असीमित है? भोजन से आती है क्या? कहाँ से आती है? भोजन से नहीं। सीमित से सीमित ऊर्जा कैसे? से मर गया तो सोचेगा क्या, चल ही जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन ठीक है। और इस बात को कोई टेस्ट कभी देखेंगे कैसे क्या टेस्ट हो पाएगा प्रैक्टिकली। ये बोल रहे हैं कि जितना कैलोरी एक भोजन के रूप में जितना कैलोरी हम लेते हैं और वर्क डन के रूप में जितना कैलोरी डिलीवर करते हैं वो ज्यादा है। मानो ज्यादा कहाँ से आता? देखो मजदूर क्या खाता है और दिन भर कैसा काम करता है। यदि आप टोटल को नाप लोगे ना तो कैलोरी के रूप में वो क्या ले रहा है, बेचारा दाल चावल ही खा रहा होता है। तो कैलोरी के रूप में वो क्या ले रहा है और वर्क डन के रूप में वो क्या डिलीवर कर रहा है, तो 20 गुना तक अधिक हो सकता है। और वो जिंदगी भर कर रहा है ना, ऐसा नहीं कोई एक दिन खा लिया, परसों को ज्यादा खाया हुआ था, शरीर में कुछ बचा हुआ था। विल पावर करवाती है ना। हाँ, तो ये विल पावर क्या चीज है? फिर से वहीं आ गए। विल पावर खाने से आ रही है, विचारों तो मलाई खाने से विल पावर अलग टाइप की होती, सूखी रोटी खाने से अलग टाइप की होती। एक बहुत गरीब बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे की विल पावर बहुत ऊंची हो सकती है और तमाम साधन सुविधाओं में पड़े हुए व्यक्ति की विल पावर बहुत कमजोर हो सकती है। इवन बहुत एजुकेटेड और क्वालिफाइड व्यक्ति की विल पावर बहुत कमजोर हो सकती है। एक अनपढ़ व्यक्ति की विल पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तमाम इंडस्ट्री चलाने वाले धोती पहने हुए लोग ये बिल्कुल अनपढ़ लोग थे। इन्होंने बड़े रिस्क लिए और बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी की। एमबीए करके आदमी उतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ा नहीं करता। एमबीए करके वो नौकरी ढूंढता है। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन है जिनके आंसर हमारे पास नहीं है, कहीं भी नहीं। ये पूरी सृष्टि कहाँ से आई, कैसे बनी, इतनी ऑर्गेनाइज्ड कैसे है, ठीक, मुझ में विचार की क्षमता कहाँ से आती है, ऐसी सारी बातें। लेकिन अब इतना ध्यान में आ गया कि सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न हैं, ये तो पता चल गया, लेकिन ऊर्जा का स्रोत क्या है? सभी इकाइयों को ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यहाँ पे दो लॉजिक हम ले सकते हैं। एक लॉजिक ये कहता है कि भी इकाइयां आपस में एक दूसरे को ऊर्जा दे रही हैं, तो उनको कहाँ से मिल रही है? फाइनली यदि सभी इकाइयां अपने प्रकार से ऊर्जित हैं तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक घर में सब मनमानी करते हैं तो घर कैसा चलता है, ठीक। इसका मतलब है कि पूरी सृष्टि को देखें तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके अनंत गैलेक्सी तक आपस में एक रिश्ता दिखाई देता है कि नहीं? और एक धरती पे, मतलब ये अद्भुत आश्चर्यजनक, जब ध्यान से देखो तो लगेगा कि एक धरती पे
इतने प्रकार के फल, इतने प्रकार के मौसम, इतने प्रकार का तमाम हवा, तमाम सागर, तमाम रेशो, जो रेशो धरती पे पानी का है वही रेशो धरती की सभी एंटिटीज में पानी का है। हमारे शरीर में भी वही 70% बोलते हैं, धरती में भी 70% बोलते हैं। धरती का भी एक निश्चित टेम्परेचर है, वो भी एक बड़ा शरीर है। हमारे भी शरीर का टेम्परेचर फिक्स रहता है, माइनस में जाए प्लस में जाए, शरीर का टेम्परेचर वही रहेगा। वो बदल गया तो उसको हम बोलते हैं बुखार आ गया। तो इसका मतलब है कि सारी चीजों को देखेंगे ये आपस में जुड़ी हुई एक परफेक्ट व्यवस्था है। तो इसका अर्थ है सारी एक धरती की सारी इकाइयों से लेके अनंत धरतियों की सारी इकाइयों की क्रियाशीलता का आपस में कोई कनेक्शन है कि नहीं? इसका मतलब सारी इकाइयों को ऊर्जा कोई एक जगह से मिलती होगी, कोई एक ही वास्तविकता से मिलती होगी, या ये अनंत अलग अलग इकाइयों से अलग अलग प्रकार से ऊर्जित होगी। सभी सृष्टि की सभी इकाइयां किसी एक ही वास्तविकता में ऊर्जित होंगी, तभी इनमें आपस में रिलेशन है। नहीं तो ये आपस का रिलेशन परिभाषित ही नहीं हो सकता। क्या वास्तविकता है जो सभी इकाइयों को सदा सदा के लिए प्राप्त है ही? क्या वास्तविकता है जो सभी इकाइयों को सदा सदा के लिए प्राप्त है? क्या है? क्या वास्तविकता है? सबका एक नियम है, सब एक नियम। क्या वास्तविकता है जो सभी इकाइयों को हमेशा प्राप्त है? कोई ऐसी वास्तविकता है कि नहीं है? स्पेस। क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि इकाई को स्पेस के बाहर निकाल के ले जा सकें? ऐसी भी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो इकाई जैसी भी है हमेशा स्पेस में है। इकाई यदि स्पेस में है और पूरी सृष्टि की सभी इकाइयां स्पेस में है ना, तो इससे पता चला कि तीसरी कोई चीज है नहीं। स्पेस और इकाइयों के अलावा तीसरी कोई चीज है नहीं। सभी इकाइयों में हार्मनी 100% परिभाषित होती है। इसका मतलब सभी इकाइयों के ऊर्जित होने का स्रोत कोई एक वास्तविकता है। खालिस्तान ही एकमात्र वास्तविकता है जो सभी इकाइयों को समान रूप से सदा सदा के लिए प्राप्त है। इसका मतलब खालिस्तान खाली नहीं है। इसका अर्थ है खालिस्तान खाली नहीं है, खालिस्तान स्वयं ऊर्जा स्वरूप है। एक ऐसी ऊर्जा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए सभी इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। ऐसी वास्तविकता को हमने खालिस्तान के रूप में पहचाना। तो हमने पहचाना कि खालिस्तान खाली नहीं है, खालिस्तान खाली नहीं है, खालिस्तान ऊर्जा स्वरूप है, ऊर्जा है। खालिस्तान ऊर्जा है, इसी को मूल ऊर्जा कहा। इसमें होने मात्र से सभी इकाइयां ऊर्जित हैं, अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं। इसी को निरपेक्ष ऊर्जा कहा, क्योंकि इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। जैसे हाइडल पावर का कारण पानी है, थर्मल पावर का कारण कोयला है। इसका कोई दूसरा कारण ही नहीं है। स्वयं कोई महिमा ऐसी है जो स्वयं ऊर्जा स्वरूप है। ये सभी को समान रूप से प्राप्त है, इसलिए एक नाम साम्य ऊर्जा। तो ऊर्जा स्वरूप, मूल ऊर्जा, निरपेक्ष ऊर्जा, साम्य ऊर्जा, ये एक ही बात है ना। एक ऐसी महिमा जो स्वयं में पूर्ण है, एक ऐसी महिमा जो स्वयं में पूर्ण है, एक ऐसी महिमा जो स्वयं में क्रिया शून्य है, एक ऐसी महिमा जो स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। है? बढ़िया भैया। हाँ जी, कितने लोग साथ साथ चल पा रहे हैं? कुछ लोग अपने साथ चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, सुख का मामला, जहाँ सुख मिलता है आदमी वहीं होता है, वो सुखी।
फिर मिलते हैं।